ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर सियासी घमासान। सीएम सैनी ने आरोपों को किया खारिज, कहा झूठ बोल रही आप, विधायक जनता देगी जवाब। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप डी भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब सिर्फ सीईटी अंकों के आधार पर होगा चयन। हरियाणा सरकार के जंगल सफारी प्रोजेक्ट को झटका, सुप्रीम कोर्ट का जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार, कहा किसी को अरावली को छूने नहीं देंगे। थोड़ी देर में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की सिख ज्यूडिशियल कमीशन में पेशी, जिंडा और दादुवाल दोनों को भी होना होगा पेश। 1104 करोड़ के बजट में नियमों की अनदेखी का आरोप। फरीदाबाद में पंचजन्य 2026 का शंखनाद, सीएम सैनी की 22 देशों के राजदूतों से मीटिंग, हरियाणा की आर्थिक तरक्की पर मंथन। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन लोटस पर छिड़े सियासी घमासान के साथ। आरोप लगाए जा रहे हैं, विधायकों को खरीदने के इल्जाम लगे हैं और इस पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमएलए भराज के आरोपों को नकारा है और कहा है कि आप विधायक झूठ बोल रही हैं। सीएम सैनी ने जो ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद फरोख्त करने के इल्जाम लग रहे हैं उनको नकार दिया है और साफ साफ कहा कि मुझे तो एमएलए का नाम भी नहीं पता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा झूठी है, सीएम सैनी ने कहा। ये पंजाब के जो लोग हैं वो झूठ का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है एमएलए भराज के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। आपको बता दें कि आप विधायक, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनको विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, पेशकश की गई रकम की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब इन आरोपों को नकार दिया है। आम आदमी से प्रेस वार्ता करिए सर, बंद कमरे में मीटिंग हुई थी जी आपके साथ। कब? अब ये तो आप बताएंगे, वो बताएंगे जी। उन्होंने तो बता दिया। तो आप नाम बता रहे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है। मैं ये भी नहीं जानता भी कौन से विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पंजाब की जनता हमारी सम्मानित जनता है। पंजाब के लोगों की जो लोग की मुझे निमंत्रण देण आउंदे आ, मैं पंजाब दे लोकां दे निमंत्रण ते पंजाब विच मुझे जाण दा मौका मिलता है, उन्हां दे निमंत्रण ते मिलता है, क्योंकि पंजाब दे लोकी आम आदमी ते बड़े तंग ने। जेड़े आरोप पंजाब दे विच आप तुसी कह रहे ने ये लगाए सी, दिल्ली विच भी लगाते होंगे। दिल्ली वालों ने साफ कर दिता भी ये तो झूठ की दुकान है और ये कांग्रेस से भी बड़ी दुकान है झूठ की। इन्होंने चाहे कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच है, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार कांग्रेस दे विच आई है, इन्होंने लोगों को वो सजबाग दिखाते कांग्रेस ने जेड़े दिखाए सी आम आदमी ने उदे बड़े दिखा दिते। इन्होंने खरीद फरोख्त दी, मैं तो जेड़ा तुसी ना लिता मैं तो उन्होंने जानता भी नहीं। मैं आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफ़र दी गई, टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफ़र दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ाई दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मल्ला है, क्लिनिक मल्ले के अंदर तो लोगों को वहाँ से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव
आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहां भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। मैंने तो कल कहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने बड़े सजबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा धोखा किया। क्या मेरे नाल साडे संगरूर तो एक नामवर व्यक्ति ने, जिन्हां ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नाल संपर्क करन दे लई, उन्हां नाल जिहड़ी बंद कमरा मीटिंग दे लई उन्हां ने मेरे नाल संपर्क कीता सीगा, जिस दे विच चाहे संगरूर तो इलैक्शन लड़न दी गल होवे और अपने नाल होर जिहड़े साथियां नूं नाल लैके जाण दी गल, ईवन मेरे वल्लों कोई जे डिमांड है तो उस डिमांड नूं रखण दी गल है, जिहड़ी उन्हां दे वल्लों मेरे कोले प्रपोजल है जिहड़ी वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने बड़े सजबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा। और अब जिक्र करेंगे हरियाणा सरकार के एक बड़े फैसले की। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके अंकों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक नहीं मिलेंगे। ग्रुप डी अधिनियम 2018 की धारा 26 में संशोधन किया गया है। तो आपको बता दें, पहले जो है जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, इसके आधार के साथ साथ ही सामाजिक आर्थिक आधार पर भी अतिरिक्त नंबर दिए जाते थे, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं वो शामिल होते थे और इस वर्ग के जो उम्मीदवार होते थे उनको अतिरिक्त वेटेज मिलता था, अंक दिए जाते थे। लेकिन अब संशोधन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी अंकित, अब जो है संशोधन किया गया है और जो अंक पहले दिए जाते थे सामाजिक या आर्थिक आधार के वर्गों को जो अंक मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। किस तरह से इसे देखा जा रहा है और ये कितने अंक थे जो पहले मिलते थे? बिल्कुल, जो सामाजिक और आर्थिक मापदंड के आधार पर अंक दिए जाते थे ग्रुप डी की परीक्षा के अंदर, वो अब मिलने बंद हो जाएंगे। तो अब लेकिन ये जो फैसला है वो 10वीं कक्षा से जो नीचे की परीक्षाएं होती हैं उसमें सीईटी लागू नहीं होगा। जब 10वीं कक्षा से ऊपर के जो ग्रुप डी के जो पद हैं उनके ऊपर ये फैसला लागू होगा। जो मुख्य सचिव जो हैं अनुराग रस्तोगी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पहले ये इसी सरकार के दौरान ये तय किया गया था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तय किया था कि
जो आर्थिक और सामाजिक आधार के ऊपर 5 अंक तय किए गए थे, वो 5 अंक इनको वेटेज के रूप में मिलते थे, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। अब पूर्णतः सीईटी का जो आधार होगा, सीईटी का जो पेपर होता है संयुक्त पात्रता परीक्षा का, तो उसके आधार के ऊपर ही अब ये भर्ती होती हुई नजर आएगी। जी, यानी अंकित, सभी को एक सामान्य श्रेणी में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का विवाद ना रहे। बिल्कुल, अब सामान्य श्रेणी में लाने की ही कोशिश की गई है। हालांकि पहले जो कोशिश की गई थी वो भी काफी सराहनीय थी कि जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जो कमजोर हैं उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाते थे, जिससे कि वो नौकरी में वरीयता पा सके। लेकिन अब उसको हालांकि कोर्ट में चैलेंज हो गया था, और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ही अब हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि उन अंकों को खत्म करके, और जो एक सीईटी जो टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी के आधार के ऊपर अब नौकरियां लगेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो जो फिलहाल सामाजिक आर्थिक तौर पर जो वर्ग पिछड़े पाए जा रहे थे, उन्हें एक स्तर पर लाने के लिए सरकार की तरफ से पहले वेटेज दिया जाता था, जो अब खत्म किया गया है, और अब कहा गया है कि सिर्फ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। तो वहीं थोड़ी देर में एचएसजीएमसी बजट विवाद मामले में अहम सुनवाई है। चंडीगढ़ के न्यायिक आयोग में ये सुनवाई होगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जगदीश झिंडा दादूवाल समेत 49 सदस्यों की पेशी होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा सिख न्यायिक आयोग के सामने ये सभी पेश होंगे। आज इस पर कोई बड़ा फैसला आयोग सुना सकता है। 104 करोड़ के बजट में नियमों की अनदेखी का इल्जाम है, जिसको लेकर ये सुनवाई होगी। और इसको लेकर जो है प्रधान, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह झिंडा, और जो पूर्व अध्यक्ष हैं बलजीत सिंह दादूवाल, ये भी इस सुनवाई में पेश होंगे। तो ये क्या पूरा विवाद है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ, और ये बजट 104 करोड़ रुपए का पास किया गया था। जो अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह झिंडा, जो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ही यह बजट पास हुआ। बजट मीटिंग में कई सदस्य शामिल नहीं हुए। बलजीत सिंह दादूवाल, जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के रहे हैं, गुरमीत सिंह समेत कई सदस्य जो थे यहाँ नहीं पहुंचे थे। इन सभी ने नाडा साहिब में अलग से मीटिंग बुलाई। बजट पर दादूवाल और गुरमीत सिंह ने सवाल उठाए। दोनों ने इस बजट को वैध बजट नहीं बताया, और इसी को लेकर आज सुनवाई होगी। अहम सुनवाई है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है इस बजट पर कोई बड़ा फैसला जो ये सुनवाई हो उसमें सुनाया जा सकता है। तो वहीं फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की राजदूतों के साथ मीटिंग हो रही है। सूरजकुंड में 22 देशों के राजदूत जो हैं उनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की, उनके साथ बैठक हो रही है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ही पंचजन्य 2026 साझेदारी बैठक में व्यापार और निवेश पर मंथन किया जा रहा है। सीएम सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी मौजूद है। केंद्र सरकार के बाद हरियाणा का बजट भी जल्द पेश होने वाला है। ऐसे में ये बैठक राज्य की आर्थिक और व्यापारिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस संवाद से निवेश, पर्यटन और निर्यात के नए रास्ते खुल सकते हैं। हरियाणा सरकार के जंगल सफारी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार सामने आया है, और सीधा कहा गया है कि किसी को अरावली को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, और उन्होंने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट अरावली की परिभाषा तय करेंगे। हरियाणा सरकार ने सीईसी से जांच की इजाजत मांगी थी। गुरुग्राम नू में बन रही 3000 एकड़ की यह परियोजना है, जिस पर जो अब सुप्रीम कोर्ट ने है वो रोक लगा दी है, और सीधा कहा है कि वो अरावली की पहाड़ियों को किसी को छूने नहीं देंगे। अल्फला ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चेयरमैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई है। धोखाधड़ी मामले में चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। कथित करोड़ों की धोखाधड़ी और गड़बड़ियों से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अल्फला यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुख्य तौर पर सुर्खियों में आई थी, क्योंकि जो उसका मास्टर माइंड था वो उसी यूनिवर्सिटी से संबंधित था, जिसके बाद लगातार इस यूनिवर्सिटी
पर निगरानी रखी गई, एक्शन किया गया, कार्रवाई की गई और कई अहम सबूत मिले, जिससे पता चला कि जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी थे वो इसी यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। जिसके बाद और भी कई जांच में मामले सामने आए, जिसमें करोड़ों की धोखाधड़ी, कथित करोड़ों की धोखाधड़ी और गड़बड़ियां सामने आई और उसी को लेकर जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। चेयरमैन है और उन्हीं का अब जो है 14 दिन का न्यायिक हिरासत और बढ़ाई गई है। ईडी को जारी नोटिस किया गया है कोर्ट की तरफ से और 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ाई गई है। और अब बात करेंगे सोनीपत की, जहां तो उधर यमुनानगर में आदित्य हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी रक्षित को पुलिस ने काबू कर लिया है। कॉलेज की गुटबाजी ने आदित्य की जान ले ली गई थी। 7 फरवरी की शाम खजूरी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही थी और अब पुलिस ने आरोपी रक्षित को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी को काबू कर लिया गया है। तो ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है, ये कॉलेज की गुटबाजी को लेकर बताया जा रहा है, जिसके चलते जो है एक युवक का कत्ल कर दिया गया। राइवलरी चली आ रही थी आपस में और उस दिन जो बताया गया है कि खजूरी गांव के 3 युवाओं ने नग्गल गांव के साथ के जो युवाओं के साथ राइवलरी थी उनसे बातचीत के लिए बुलाया था। जब वो बातचीत करने के लिए वहां 3 लड़के पहुंचे, उनमें से 2 तो नग्गल गांव के रहने वाले थे, खजूरी गांव का रहने वाला था। तो ऑलरेडी वहां 4-5 लड़के पहले से ही मौजूद थे। तो जब इनकी वहां बातचीत शुरू हुई तो उनमें से एक रक्षित नाम के युवक के पास चाकू था और उसने तीनों पर ही अटैक करा, जिसमें एक युवक की उसी दिन मृत्यु हो गई थी, दूसरे को गर्दन में चोट लगी हुई है जो अब भी अस्पताल में एडमिट है और तीसरा बच गया था, उसके कपड़े, लेकिन जब चाकू मारा गया तो उसके कपड़े फट गए थे। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां बैंक्वेट हॉल में आग का तांडव देखने को मिला। शीतला रोड के बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। भीषण आग लगने के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल वहां को देखने को मिला। भीषण आग फैलते ही लोगों में डर का माहौल फैल गया। हादसे में जानी नुकसान से बचाव रहा। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसके कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये बैंक्वेट हॉल था जहां पर आग लगती है और बैंक्वेट हॉल में आग लगने के बाद लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि इस आगजनी में राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचाव रहा। फायर की सूचना का समय 3:30। यहाँ पे लगभग 5 ERV व्हीकल, फायर की बड़ी गाड़ियां। तो वहीं प्रदेश में जहरीले पानी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। करनाल में केमिकल वाले पानी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। किसानों ने फैक्ट्री के बाहर धरना दिया। मिल मालिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। केमिकल वाले पानी से फसलों की बर्बादी के इल्जाम है। दरअसल इससे पहले भी 2 जिलों से खबर सामने आई थी जहां केमिकल वाले पानी की वजह से 13 पशुओं की मौत हो गई थी। फरीदाबाद और नूह में पशुओं ने केमिकल वाला पानी पिया, जिसकी वजह से 13 पशुओं की जान चली गई थी। और अब ऐसे ही आरोप करनाल से भी सामने आ रहे हैं, जहां केमिकल वाला जो पानी है वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों का कहना है कि ये केमिकल वाला पानी जब खेतों में पहुंचता है तो फसल खराब हो रही है। और सोचिए अगर ये जहरीला पानी है जो फसलों तक पहुंच रहा है, तो ये जो फसल इस पानी से पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो जहर पनप सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। और इस तरह के पानी से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इसी के खिलाफ किसानों ने फैक्ट्री के बाहर धरना दिया। किसान एकता अंदर एक नक्षत्रा बायोफ्यूल है जो इंद्री से कुरुक्षेत्र उमरी रोड जाता है, उसके ऊपर नियर बाई कादराबाद बुडन पर। और यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री का एथेनॉल प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम देसी भाषा में राखी का दें, वह राखी है खुले में उड़ रही, खेतों में जा रही, आने जाने वालों की आंखों में गिर रही। और जो ट्रायलियों में लेकर जा रहे वह भी खुले में जा रही, उसके ऊपर कोई तरपाल तरपुल का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, पानी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, पानी है इनका, वो भी सुनने में अभी धरती में तार रहे, तो वाटर लेवल उसमें भी खराब लग रहे हैं। और दूसरा, जिसकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग भी यहाँ ना गुजरा, सब गुजर रहे, उनकी लंबे सड़कों पर लाइन लग रही गाड़ियों की, जो माल यहाँ से आवा
चाहे वो खिड़कियाँ, चाहे वो मक्का, चाहे कुछ भी है, तो हर आदमी ना उसमें दिक्कत आवा। इसकी अपनी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैथल की, जहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। छात्र नवराज दीप पर चाकू से 8 से 10 वार हुए। ट्यूशन जाते समय छात्रों के साथ झगड़ा हुआ था, इसी के चलते छात्रों ने नवराज दीप पर हमला किया। इस हमले में एक और छात्र भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो बताया जा रहा है कि खेल को लेकर इनका झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने, जो आरोपी थे वो भी छात्र ही बताए जा रहे हैं, अलग अलग स्कूलों के छात्र थे। खेल को लेकर इनका झगड़ा हुआ था आपस में, जिसके बाद उन्होंने नवराज दीप पर हमला किया और 8 से 10 चाकू के वार किए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 5 नामजद और 12 अन्य पर केस दर्ज किया है। ये सर नवराज सिंह है, इसकी उम्र 17 साल से करीब है और बच्चा का झगड़ा था। तो स्कूल में ट्यूशन पे को लेकर विवाद हो गया था, तो बच्चे ने आपस में पीछा तानी होने की वजह से रमथली नहर पे झगड़ा हो गया, जो दूसरी पार्टी के बच्चे ने चाकू मार दिया। चोट की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की 17 साल उम्र थी सर और खरका गाँव का रहने वाला था। ये इसमें पड़ता है सर अपना स्कूल का नाम तो सर मारने वाले तो बाई नेम तो 4-5 सर अन्य भी 10-12। वो भी नाबालिग है? उसमें नाबालिग है सर, वो भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं। हाँ, तो अब क्या कार्रवाई फिर दर्ज कर दी है सर और तफ्तीश जारी है। जैसे भी होगा अफसरों के आदेशों में कार्रवाई। सोनीपत में जेल परिसर में बेल जंपर की मौत हो गई। परिजनों ने मौत पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टरों पर सही से मेडिकल ना करने के इल्जाम लगाए हैं। अब मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति वाला बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा। आपको बता दें कि ये जो शख्स था ये बेल पर बाहर गया था, लेकिन उसके बाद फरार हो गया और फरार होने के बाद पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसके बाद इसे काबू किया गया। तो बेल जंपर को जब एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और इसे हिरासत में लिया गया, तो संदिग्ध परिस्थितियों में जेल परिसर में ही इसकी मौत हो गई, जिस पर अब परिजनों ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं कि जो मेडिकल है वो सही से नहीं किया गया है और अब मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति वाला बोर्ड इसका पोस्टमार्टम करेगा। पुलिस ने तुम्हारी सिविल हॉस्पिटल में आ जाओ, तुम्हारे भाई की डेथ होगी, तो यहाँ भी पता लगा, तो भाई पता लगा भी जेल में हमने पेश कर दिया था, तो वहाँ इसकी डेथ होगी है। सर क्या कोई तकलीफ थी क्या उस भाई को आपके? भाई सांस फूल रहे थे उसके। अच्छा। वहाँ पुलिस के सामने हो रहा था जो भी था। अब पता नहीं बाकी क्या है क्या नहीं। इनको यहाँ डॉक्टर को देखना चाहिए, जो मेडिकल करवाया तो डॉक्टर को देखना चाहिए था ना। जिस पर थाने की तरफ से सेकंड आईओ में पेश करके कोर्ट में पेश करा दिया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल पे लेके गए थे। जेल पे ले जाने के बाद अचानक से उसकी एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, जिसको सरकारी अस्पताल सोनीपत में एडमिट कराया गया, जिसमें उसी टाइम में उसका मौत हो गई थी। सर क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम अरुण है, जो सेक्टर 12 का रहने वाला है। सर किस मामले में बेल जंपर था ये 2023 का मुकदमा है NDPS का, उसमें बेल जंपर हुआ था।